हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद रेहान यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हमारी क्लास 12 की फ़िज़िक्स की दूसरी क्लास है। कल हमारी पहली क्लास थी। जिन स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले उस क्लास को देख लें, बाद में इस क्लास को देखें, क्योंकि वही हमारे इस चैप्टर का बेस है। पहले उसको क्लियर कर लें, उसके बाद इसको देखें। तो स्टूडेंट, कल मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा कूलॉम का नियम। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कूलॉम का नियम। क्या होता है कूलॉम का नियम? आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यानी दो स्थिर बिंदु हैं जिन पर आवेश रखे गए हैं Q1 और Q2। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। स्टूडेंट, जब आप नोट्स बनाएं तो आप नोटबुक में इस साइड में डायग्राम बनाएं और इस साइड में जो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊं और जो थ्योरी लिखवाऊं उसको आप लिखते हुए चलें। ओके, जैसे मैं करा रहा हूं सेम बिल्कुल आपको भी वैसे ही करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कूलॉम का नियम क्या होता है, नोट करते हुए चले मेरे साथ साथ। जिन स्टूडेंट ने कॉपी और पेन नहीं लिया है, पहले वो कॉपी और पेन ले लें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि बेस हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। आज नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ ही साथ। तो क्या होता है कूलॉम का नियम? देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, नोट कीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए स्टूडेंट, क्या बताया कूलॉम ने, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश लिए जाएं, ठीक है, और उनको कितनी r दूरी पर रखा जाए, तो उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। स्टूडेंट, पहले इसको समझ लेते हैं कि आकर्षण बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल कौन सा होगा। मैंने आपको कल बताया था आकर्षण कब होता है, जब मतलब एक चार्ज जो है हम पॉजिटिव लें और दूसरा कैसा लें, निगेटिव। यानी आकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तब इन दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण। और जब दोनों की जो प्रकृति है वो सेम हो, यानी दोनों का नेचर कैसा हो, सेम हो, यानी दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो यही बताया कि हमें कूलॉम ने कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी बल जो है इन दोनों आवेशों के, यानी Q1 के और Q2 के कैसा, अनुक्रमानुपाती। और जो बीच की दूरी है, इनकी बीच की दूरी कितनी दी गई है, R, इसके कैसा होता है, इसके वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे हम K। क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, F बराबर हम K जो है यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती की नियतांक है, इसकी जगह पर हम वैल्यू ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जो हमने K को अनुक्रमानुपाती नियतांक लिया था उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के कौन से आवेश लिए हमने, Q1 और Q2, इनके कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह दिखा देंगे। और जो उसके बीच की दूरी है R, उसके कैसा होता है बल, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों नियमों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का हमने साइन हटा दिया यहाँ से, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिख के, और K का मान हमने रख दिया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव होकर आ गया। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं स्टूडेंट, आप उनको भी नोट कर लीजिए। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपको वो कराता हूं, कूलॉम के नियम की सीमाएं। देखिए स्टूडेंट, कूलॉम के नियम की सीमाएं मैंने यहां पर कुल 3 सीमाएं लिखवाई है। देखिए क्या है पहली सीमा, ये नियम केवल बिंदु तथा स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। मतलब ये नियम जो लगाया जाता है बिंदु और स्थिर आवेशों के लिए ही अप्लाई किया जाता है, इनके लिए ही ये सत्य है। ये नियम केवल दो आवेशों की बीच की दूरी पर अधिकतम बल निर्वात या वायु में लगता है। कहाँ लगता है स्टूडेंट, ये नियम केवल दो आवेशों की बीच की दूरी पर अधिकतम बल निर्वात या वायु में लगता है। अधिकतम बल जो लगता है वो निर्वात या वायु में लगता है। ये नियम केवल अधिक दूरियों तथा 10 की पावर माइनस 15, ये 10 की पावर माइनस 15 मीटर दूरियों के लिए ही सत्य है। ठीक है, मैंने आपको ये कूलॉम के नियम की 3 सीमाएं लगवा दी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। नोट कर लीजिए इसको जिसने नोट नहीं किया हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो मैं अब करा रहा हूं आपको। स्थिर वैद्युत बल और कूलॉम का नियम तो है, काफी बार बोर्ड में पूछा गया है कूलॉम का नियम, और जो मैं आपको ये करा रहा हूं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ये क्वेश्चन। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल तो वही कहलाएगा जो हमने कूलॉम के नियम से निकाला। कितना निकल गया था बल, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मान लीजिए स्टूडेंट थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई परमाणु है। ये क्या आ गई इसकी, ये नहीं हमारा, ये मतलब ये मैंने जो यहाँ बताया परमाणु बना दिया, और ये क्या आ गई इसकी, नाभिक आ गई। इसके अंदर आपको मालूम है क्या होता है,
प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो आपको मालूम है जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होगा, यानी इस पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और उस पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्थिर वैद्युत बल की बात की जाए तो क्या होगा, हम इसे डिनोट कर देंगे, इसको एफ ई बराबर स्मॉल ई बना लेते हैं 1/4πε0। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो क्या होगा QE, और प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो क्या होगा QP, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं R, क्या होगी वो R। तो Fe बराबर, ये मैंने आपको बताया नहीं था, आप इसको याद रखिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/4πε0, क्योंकि हमने एक नेतांक को हटाकर ये वैल्यू ली थी ना, इसका जो मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इसको आप याद रखें। इलेक्ट्रॉन के आवेश का तो आपको मालूम होगा, मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में क्या कितना था, इसका मान होता है 9 × 10⁹, और QE का मान कितना होगा 1.6 × 10⁻−19, और इस पर QP का मान कितना होगा वो भी इतना ही होता है 1.6 × 10⁻−19, और अपोन में कितना आ जाएगा R²। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट ऐसे ही अगर इसकी बात की जाए मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की, तो यहाँ पर इस पर प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होगा mp, और इस पर द्रव्यमान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होगा me। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा इस पर, देखिए क्या होगा, Fg बराबर Fg ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, देखो G me mp अपोन में R²। ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो F बराबर G m1 m2 अपोन में R² होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो दिया हमने m1 m2 को क्या मान लिया, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान अपोन में R²। वैल्यू रख दीजिए जो उनकी कांस्टेंट वैल्यू है। G का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 अपोन में R²। ये क्या आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको रेस्ट कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो तुलना करने के लिए हम जो हमने इक्वेशन 1 और 2 मानी है, मतलब इसको समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, जब इसको भाग देंगे हम तो ये भी दूरी आ रहा है, ये भी दूरी आ रहा है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा निकल कर Fe अपोन में Fg इजिकल टू 1.6 की 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो कितनी आएगी 2.56 इंटू पावर देख लीजिए कितनी है 19 है 38 हो गया, 38 में से 9 माइनस करेंगे कितनी आ गई 10⁻⁻, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस की है इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगी, और ये प्लस की है ये माइनस हो जाएगी। तो 19 और 19 38 हो गए, और 38 में से 9 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 10⁻⁻29 अपोन में कितना आ जाएगा, इधर इसको देख लीजिए 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू पावर देख लीजिए यहाँ पर सब माइनस की सब ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 11 ये है और 31 ये है, कितनी हो गई 42, और 42 और 27 ये है तो कितनी हो गई ये, तो 42 और 27 कितनी हो गई 69 हो गई है।
10 की पावर माइनस 69। देखिए स्टूडेंट आगे, एफ ई अपॉन में एफ जी इजिकल टू, इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लीजिए। 9 छक्का 54, कैरी 4 5 आ गए, 9 पंजे 45 और 5 कितने हो गए 50, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 कितने हो गए 23। अपॉन में कितना है, इसकी भी मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे सब। क्या है ये 6.67। आप कर लेना इसको, मैं कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1.67 पावर माइनस की ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 69 में से अगर 29 घटाएंगे तो पावर कितनी आएगी, ये आ जाएगी 40। आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, इसका क्या आएगा 0.227 ये निकल कर आएगा, गुणा 10 की पावर कितनी आएगी 40। तो एफ ई अपॉन में एफ जी बराबर, पॉइंट को एक डिजिट इधर लेके जाएंगे तो 2.27 गुणा 10 की पावर कितनी आ जाएगी 39। इसको हम जो है नगण्य मान लेंगे, तो स्थिर वैद्युत बल क्या निकल कर आएगा, एफ ई बराबर 10 की पावर 39 गुणा एफ जी। यानी अगर इसको बोला जाए क्या, स्थिर वैद्युत बल जो होता है गुरुत्व आकर्षण बल का 10 की पावर 39 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप सबकी? नहीं हुआ तो क्लियर एक बार और देख लीजिए। हमें क्या था हमारा क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर रहे थे हम। तो स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला ये होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने सब इसके अंदर पुट कर दी। जब हम मतलब हमें क्या करनी है, इसमें तुलना करनी है, तो समीकरण 1 को हमने समीकरण 2 से भाग दे दी। भाग करने पर क्या आ गया 0.227 इंटू 10 की पावर 40 आ गया। ये हमने पॉइंट को एक डिजिट इधर ले गए तो पावर एक कम हो जाएगी, कितनी आ गई 10 की पावर माने 10 की पावर 39। इसको जो है ना हम नगण्य मान लेंगे, तो ये जो भाग में है ये इधर चला जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा 10 की पावर 39 के। यानी स्थिर वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 39 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में नोट कर लें। और इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि देखो स्टूडेंट, मैंने आपको वैद्युत के बारे में बता दिया, आवेश के बारे में भी बता दिया, अब क्या रह गया हमारा क्षेत्र रह गया बस। अब क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे कि क्षेत्र किसको कहते हैं। आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अपना हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई आवेश है, ये हमारा आवेश है, ठीक है। समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत का अनुभव किया जा सके। मान लीजिए हमारा आवेश रखा है और इसमें यहां तक विद्युत का अनुभव किया जा रहा है, तो यहां तक जो कहलाएगा ये वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे ना, यानी आवेश अथवा आवेश समुदाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम वैद्युत का अनुभव कर सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप ये डेफिनेशन को नोट करते हुए चलें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बिल्कुल सेम ऐसी है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, इसको नोट कर लीजिए आप। पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में हम इसको तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अभी मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा आवेश है,
यहाँ पर हम एक और परीक्षण आवेश रख देते हैं, यानी एकांक परीक्षण आवेश रख देते हैं। किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर एकांक लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए क्यू नॉट बराबर हमने क्या रख दिया यहाँ पर 1। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगाया जाएगा स्टूडेंट, यानी इस आवेश और इस परीक्षण आवेश के बीच में जो बल लगेगा उसी को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? और ये एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कल मैंने आपको अदिश और सदिश राशियों के बारे में बताया था कि अदिश राशियां कौन होती हैं और सदिश राशियां कौन होती है, यानी जिसके पास जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। और जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं हो वह अदिश राशियां कहलाती हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। अगर देखो इसके मात्रक की बात की जाए, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इसको बनाना नहीं है नोटबुक में, बस समझ लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, इसे मात्रक कैसे निकालते हैं? मात्रक निकालना बहुत आसान है। इसे ये हमारा फॉर्मूला क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? E बराबर F/Q0। ये वेक्टर को निशान लग रहा है पर, यानी ये सदिश राशियाँ, ये केवल सदिश राशियों के ऊपर ही लगता है वेक्टर जो लगता है। क्यू पर क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू जो है अदिश राशि है। मैंने कल आपको बताया था कि जो आवेश है वह एक अदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है। मात्रक देखो कैसे निकालते हैं? बल का मात्रक आपको मालूम है क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इस तरीके से हम मात्रक निकाल सकते हैं, यानी किसी भी, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम किसी का भी मात्रक बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और मैं आपको स्टूडेंट बीमा भी इसी तरीके से निकालने सिखाऊंगा। जैसे मान लो हमें बीमा निकालनी है, मैं बीमा निकालने के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आप बस समझ लीजिए, समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकालनी है हमें, तो बल की बीमा मालूम होनी चाहिए। मैं आपको 8 या 10 बीमा याद कराऊंगा और उसके बाद में आप खुद बहुत बीमा निकालने सीख जाएंगे। जैसे बल की बीमा की बात की जाए तो बल की बीमा होती है mL/T⁻²। और बीमा को स्टूडेंट याद रखें, बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। और आवेश की बीमा क्या होती है? AT। M तो ऐसी रहेगा, L भी ऐसी रहेगा। T की पावर तो यहाँ पर 1 पावर लग रही है क्योंकि हाइट है, प्लस की पावर है इसलिए हाइट है। ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी तो T की पावर कितनी हो जाएगी? 3। और A की पावर, A के ऊपर भी 1 पावर लग रही तो ऊपर जाकर माइनस की जाएगी। तो इसकी बीमा की बात की जाए तो बीमा होती है mL/T⁻³ और A की पावर -1। तो ये वैद्युत क्षेत्र की बीमा होती है। तो क्या होती है? mL/T⁻³ A की पावर -1। और मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। मैं आपको फॉर्मूले की हेल्प से ही दोनों चीजें निकालने सिखा दूंगा। इससे देखो क्या होगा स्टूडेंट, इससे हमारा क्या फायदा होगा? एक तो हमें फॉर्मूला याद हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, हम उससे मात्रक भी निकाल सकते हैं क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखें, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो काफी बार पूछा गया है। दूसरा, इसकी बीमा भी पूछी गई है, तो बीमा भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपके यहाँ से 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला याद होगा हमें, दूसरा हम मात्रक निकाल सकते हैं, तीसरी हम इसकी मदद से ही हम बीमा भी निकाल सकते हैं। और ये भी याद रखें स्टूडेंट कि ये एक सदिश राशि है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जो ये मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? ये मतलब वैद्युत बल रेखाएं, क्या वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे अब हम। इसको नोट कर लीजिए आप पहले। देखिए स्टूडेंट, वैद्युत बल रेखाएं या हम इनको वैद्युत क्षेत्र रेखा भी बोल सकते हैं, क्या होती है? पहले समझ लीजिए स्टूडेंट इसको। सपोज कि ये एक धनात्मक आवेश है और यहाँ एक ऋणात्मक आवेश है और इसी के पास हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया, यानी एक परीक्षण मतलब एकांक धन आवेश रख दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आवेश इसको क्या करेगा? क्योंकि ये धनात्मक है, मैंने आपको बताया था परीक्षण आवेश जो एकांक धनावेश रखा मैंने, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, यानी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा और ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। तो जिसकी वजह से ये जो है, और मतलब और भी हम यहाँ पर धनात्मक आवेश रख लेंगे, जिसकी वजह से ये एक इस तरीके से इसमें पॉइंट मिलेंगे, ये
पॉइंट इस तरीके से एक वक्र बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे जब पॉइंट रखेंगे तो ये वक्र बना देगा इस तरीके से। यही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखवाया मैंने, थ्योरी समझ लीजिए आप इसकी। वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में, मतलब जब मैंने आपको यहाँ पर बताया, सपोज कर लिए कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर कोई तो वैद्युत क्षेत्र होगा। जब कोई आवेश रखा जाएगा तो मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बताई थी, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत का अनुभव किया जा सके। तो यानी इसके ओर चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, इसके भी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर अलग अलग स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। अलग अलग यानी बहुत सारे हम यहाँ पर धनावेश रख सकते हैं, जिसके द्वारा ये जो पॉइंट थे इन्होंने एक वक्र बना लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखिए, क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो कहाँ से प्रारंभ हो रही है, आप देख लीजिए यहाँ पर कहाँ समाप्त हो, कहाँ से प्रारंभ हो रही है, धन आवेश से शुरू हो रही है और ऋण आवेश पर खत्म हो रही है। यानी पॉजिटिव से ये शुरू स्टार्ट होंगी और निगेटिव पे इनका लास्ट हो जाएगा। और क्या एकल आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। जब एक आवेश हो गए तो उस पर क्या होगा हमें पता नहीं कहाँ तक जाएंगी ये, तो अनंत से ही वो प्रारंभ होंगी और अनंत से ही अनंत पर ही समाप्त होती है। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पर लिख लें इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये आप याद रखें, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा एग्जाम में कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों, आपसे पूछा जाएगा क्यों नहीं काटती। तो आप बताएंगे दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के इसलिए नहीं काटती हैं, यानी इसलिए, या प्रतिच्छेद बोल सकते हैं, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए ये दो वैद्युत बल रेखाएं, एक आ गई और एक आ गई, अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो इनकी दो दिशाएं हो जाएंगी। आप देखिए, क्या वैद्युत क्षेत्र में ऐसा होना संभव है, नहीं। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती भी है, मैंने आपको बता दिया इसी में, तो वैद्युत की दो दिशाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ऐसा वैद्युत क्षेत्र में संभव नहीं है। यही वैद्युत बल रेखा है। आप इसके नीचे वैद्युत बल रेखा लिख के इसके नीचे ये नोट कर लें, और उसके बाद में वैद्युत बल रेखाओं के गुण हेडिंग डालकर ये तीनों पॉइंट नोट कर लें। इसमें तीनों इस पॉइंट, मतलब इसमें ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हो गई हमारी। अगला है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, चलिए आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश। अल्प दूरी पर, मान लीजिए एक आवेश यहां रखा है जो कि धनात्मक है, और एक आवेश यह रखा जो कि ऋणात्मक है। ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय कौन होंगे, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसको भी हम विजातीय आवेश भी बोल सकते हैं। इसको निकाय को, ये एक हमारा क्या है, निकाय है, इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसके बीच की जो दूरी, अल्प दूरी क्या मानेंगे हम इन दोनों के बीच की दूरी, हम अल्प दूरी मान लेते हैं 12 मीटर। इन दोनों के जो बीच की अल्प दूरी है उसको क्या बोलेंगे हम, 12 मीटर। तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दो आवेश दिए गए इनमें से, किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई कितनी दी गई है इसकी, या अल्प दूरी बोल सकते हैं हम, लंबाई नहीं बोले तो अल्प दूरी भी बोल सकते हैं,
के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे शो करते हैं? पी से करते हैं, यानी इन दोनों में से एक आवेश तथा इनके बीच की जो अल्प दूरी है 12, इसके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लें। इसके फॉर्मूले की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमें आगे जो डेरिवेशन करनी है उसमें इसका यूज़ होना है। आप याद रखें कि P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12 होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है? ये नोट में लिख लीजिए, एक सदिश राशि है। ये नोट लिख लीजिए, नोट पर करके लिख लीजिए। कुछ पॉइंट लिख पा रहा हूँ, लिखिए इनको। ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना ऑब्जेक्टिव या फिर एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसमें मिल सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है, और दो ऑप्शन और रख दिए जाएंगे तो आप बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव सदिश राशि होती है। दूसरी बात, इसकी दिशा मिनट रुकिए स्टूडेंट, यहाँ पर शायद ये आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा प्लस। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होती है। एक मिनट स्टूडेंट, इसको रुकिए, मैं अभी देख लेता हूँ ये कौन सा इसमें जैसा होता है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, सही है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। ये क्या एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होती है। मात्रक की बात की जाए तो अब देखिए, मैंने आपको मात्रा निकालना सिखाया था क्या? इसी से हम इसके फॉर्मूले की हेल्प से ही मात्रक और विमा निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला इसका? P बराबर Q इंटू 12। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। कुलाम को हम C से डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कुलाम मीटर। तो इसका मात्रक क्या आ गया? कुलाम मीटर। ठीक। दूसरा, अगला क्या है? बीमा। निकाल कर देखिए आप इसकी बीमा कैसे निकलेगी। पहले खुद से ट्राई करें, बाद में मैं बता रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं फिर कैसे निकलेगी। आवेश की बीमा क्या होती है? 80। और लंबाई की बीमा क्या होती है? L। तो क्या हो जाएगी?
LT है। इसकी विमा क्या निकल कर आएगी, कि जो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वो लिखवा दिए हैं आपको, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारा कुछ इनमें लिख पा रहा हूँ। बस आप, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते हुए चलें साथ में ज़रूर, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको बोर्ड पर एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, तो आप इसको नोट्स में अपने नोट करते हुए चलें सबको। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है, अगली हमारी डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थापना। मतलब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। थ्योरी लगभग हमारी कंप्लीट ही हो चुकी है इसमें। अब हमारी जो डेरिवेशन है वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की स्थापना, फिर हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की स्थापना करेंगे हम। उसके बाद में हम निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद में आगे कराते हैं। देखिए स्टूडेंट, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यह इस तरीके से आ जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए, सब एक ही बात है, सबका मीनिंग एक ही, ठीक है। इस तरीके से बोले तब भी आपको यही क्वेश्चन करना है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आया स्टूडेंट, अब नहीं आ रहा, वैसे 2-3 लगभग आज से 5 साल पहले आया था ये, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए स्टूडेंट को डेरिवेशन को समझने से पहले आपको फॉर्मूला, जो उसका डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा, जिसको आपको चित्र समझाऊंगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपकी समझ में आ गया तभी आप डेरिवेशन को कर पाएंगे आगे। तो आप पहले चित्र को समझ लें बहुत अच्छे से। इसमें तो कोई इतना ऐसा चित्र नहीं है, लेकिन आगे जितनी भी डेरिवेशन है उसमें आपको चित्र को बहुत अच्छे से समझना है, तभी डेरिवेशन को आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यही क्या है, ओ बिंदु, इस पर एक आवेश रखा हुआ है +Q कूलम का, O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, Q0, और इस पर जो बल लग रहा है F डायरेक्शन में, इस पर बल लग रहा है। ओके, तो आप समझ लीजिए इसको, इनमें क्या, बस माना O बिंदु पर जो मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ वही आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख देनी, लैंग्वेज लिख देनी है, और उसके बाद में हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे। क्या, माना O बिंदु पर +Q कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है कि जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। तो परावैद्युतांक जो है यहाँ पर K माना जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। निर्वात अथवा वायु में K का मान 1 रखा जाएगा। तो माना O बिंदु पर +Q कूलम का आवेश स्थित है, और O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, और बल क्या लग रहा है, इस पर F लग रहा है। तो यही थ्योरी आप लिख दीजिए। माना O बिंदु पर, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा आपको, जो डायग्राम में मैंने आपको समझाया वही लिखवाऊंगा बस इनमें। माना O बिंदु पर +Q कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है माध्यम निर्वात का भी हो सकता है, वायु का भी हो सकता है, और उसके लिए K का मान 1 लगाएंगे हम। किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से
r दूरी पर बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके स्टूडेंट, समझ लीजिए इसको। जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है बिल्कुल सेम वही बताया। आप जब नोट्स बनाए मैंने आपको बता दिया कि आप नोटबुक के राइट में डायग्राम को बना लें और इसके सामने बिल्कुल लेफ्ट में आप इस लैंग्वेज को लिख लें। इससे क्या होगा, डायग्राम भी सामने होगा, आपकी लैंग्वेज भी। जब याद करेंगे बहुत आसानी होगी आपको। देखिए आप, माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम, यहीं से बोल सकते हैं हम थ्योरी को इसको, ठीक है। और O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण हमें ज्ञात करनी है। और थोड़ी सी और अगर आप ज्यादा लिखना चाहें तो माना O बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q नोट भी स्थित है, ठीक है। अब कूलाम के नियम से इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले कूलाम का नियम देखिए। कूलाम का नियम आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों पर ही लगता है। उसके लिए दो आवेशों को होना बहुत जरूरी है, मतलब क्योंकि दो आवेशों पर भी लागू होता है। जब मैंने कूलाम के नियम की सीमाएं लगवाई उसमें लगवाया था कि कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों पर ही लगता है। एक ये है आवेश, देखो, दूसरा ये है। तो इसको कूलाम के नियम से देखिए आप। कूलाम के नियम से क्या होता है कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हमने कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक मान लिया तो वो K भी ले लेंगे इसको। एक आवेश Q दिया हुआ गया है, दूसरा आवेश Q नोट दिया गया है। दूरी क्या है इस पर, r²। निकालनी क्या था हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, क्या था, E बराबर F/Q नोट। यही मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन लिखवाई थी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, F की वैल्यू रख देंगे। रख दीजिए आप, E बराबर F का मान रख दीजिए क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन में r²। और इंटू में इसको ले लेंगे हम Q नोट को। Q नोट से क्या हो जाएगा, Q नोट कैंसिल। तो E बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, तो यहाँ K है और r²। निर्वात अथवा वायु के लिए हम K का मान 1 रखते हैं। तो K का मान है वो कितना रखा जाता है, 1। तो इस प्रकार E का मान क्या निकल कर आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² इंटू मात्रा क्या है इसका, न्यूटन प्रति कूलम। नहीं आया हो आपकी समझ में तो दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट। मैंने कूलम के नियम से इसको कराया है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। यहाँ पर अब पहले क्या था, जब हमने कूलम का नियम पढ़ा है Q1 Q2 था, लेकिन यहाँ पर आवेश Q और Q नोट दिए गए हैं, तो इसलिए Q नोट रखेंगे और r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F/Q नोट, जो मैंने आपको लिखवाई थी। तो यहाँ पर F का मान रख दिया हमने, नीचे Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, E बराबर ये आ गया। और निर्वात तो वायु के लिए K का मान 1 रखा जाता है, इसलिए फॉर्मूला आ गया। इसकी ही मदद से हम अक्षीय स्थिति को करेंगे और निरक्षीय स्थिति को करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। और आज की इस क्लास को हम स्टूडेंट यहीं पे खत्म करते हैं। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, पहले
मैं आपको स्टार्ट करूँगा, कल की जो क्लास है हमारी अक्षीय स्थिति, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा कल की क्लास। मतलब पहले आपको अक्षीय स्थिति कराऊंगा, डेरिवेशन है काफ़ी बड़ी है वो, और निरक्षीय स्थिति कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से करते हुए चलें। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि डेरिवेशन आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बस आप डायग्राम को अच्छे से समझें, और थ्योरी में आपको जो कि लैंग्वेज है इसकी वही लिखवाऊंगा जो आपको डायग्राम में समझाऊंगा। बहुत इजी लैंग्वेज लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ मेहनत कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या चीज़ समझ में नहीं आई। अगर कुछ ऐसा हो कि जो आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दिया करें, या जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताते रहें। ठीक है, आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।